हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर, विषय समाजशास्त्र और टॉपिक है भारतीय समाज की संरचना एवं बनावट। इससे पूर्व मैंने भारतीय समाज के कुछ दार्शनिक आधारों की कुछ मौलिक विशेषताएं बताई थी और अब मैं बता रही हूँ कि भारतीय समाज के संगठनात्मक आधार, उसकी मौलिक विशेषताएं। भारतीय समाज को संगठित करने के उद्देश्य से सामाजिक व्यवस्थाओं को निर्मित किया गया जो व्यक्ति और समाज दोनों के सर्वांगीण विकास में योग देने की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही है। अब इसमें आता है पहला, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था समाज में 4 वर्ण माने गए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको 4 वर्णों में विभाजित किया गया। प्रत्येक वर्ण के अधिकार, दायित्व और व्यवसाय एक दूसरे से भिन्न थे और भिन्न रहते हुए वो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक था कि वो अपने वर्ण धर्म के अनुरूप कर्तव्यों का पालन करे। इस तरीके से ये वर्ण व्यवस्था थी। अब उसके बाद आती है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था में क्या था कि आश्रम व्यवस्था के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में भोग त्याग दोनों के महत्व को स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को 100 वर्षों में माना गया। 100 वर्ष माने गए और 25-25 वर्ष के 4 भाग किए गए और जिनको विभिन्न आश्रमों का नाम दिया गया। ये 4 आश्रम थे: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। अपनी आयु के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य आश्रम में बिताकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता था और अपने आप में सद्गुणों को विकसित करता था। और उसके बाद आता है विवाह संस्कार के द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वहाँ पर वो धर्म की मर्यादा के अनुरूप कार्य और काम का उपभोग करता था, धन कमाता और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था और काम इच्छाओं की पूर्ति करता हुआ संतानोत्पत्ति करता था। इसके बाद 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। वो परिवार की सीमा से बाहर निकलकर संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु कार्य करता था इसके अंतर्गत। उसके बाद आता था 75 वर्ष की आयु के बाद संसार से विरक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश कर अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है। तो इस तरीके से ये 4 आश्रमों में विभाजित था। जाति व्यवस्था फिर आता है कि भारतीय सामाजिक संगठन एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में जाति व्यवस्था का भी महत्व रहा है। भारतीय समाज हजारों ऐसे जातीय और उपजातीय समूह में बटा हुआ है जिनकी सदस्यता का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव न होकर जन्म है। जन्म के आधार पर जाति की को माना गया। जिस जाति में व्यक्ति ने जन्म ले लिया उस बच्चे का को वही जाति मिल गई। जाति व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक जाति ने अंतर विवाह की नीति को अपनाया, अपनी ही जाति में विवाह करने की रीति अपनाई। प्रत्येक जाति की अपनी जाति पंचायतें भी रहीं जो जाति से संबंधित नियमों का पालन न करने पर कठोर दंड दिया करती थी। वर्तमान में जाति व्यवस्था के स्वरूप और कार्यों में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं। इनके बावजूद भी अधिकांश भारतीयों के जीवन को जाति व्यवस्था आज भी अनेक रूपों में प्रभावित कर रही है। जैसे गाँव पर के स्तर पर अगर देखा जाए तो आज भी जाति व्यवस्था को बहुत ज़्यादा माना जाता है। फिर आता है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में क्या था कि भारतीय समाज के परंपरागत आधार के रूप में संयुक्त परिवार का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रहा है। उसमें भारतीय संस्कृति के आदर्श तत्वों और समूह कल्याण के सुंदर आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। एक संयुक्त परिवार लोगों का एक समूह है जिसमें एक ही मकान में सारे लोग साथ साथ रहते हैं। माता पिता, पुत्र पुत्री, उन माता पिता के भी माता पिता मतलब दादी दादा और बुआ चाचा, ये सारे रिश्ते एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई में खाना बनता है। यह मतलब 4 भाई हैं तो चारों भाई एक ही साथ रहेंगे, एक ही रसोई में खाना बनेगा। सभी परिवार की आय जो है वो समृद्ध रूप से आएगी और उसमें एक मुखिया होगा जो उस परिवार का संचालन करेगा। तो ये जो था संयुक्त परिवार जातिगत नियमों के पालन एवं परंपरागत आदर्शों के अनुरूप
कार्य करने का जो है विशेष प्रयत्न करता रहा है। तो इस तरीके से ये जो दार्शनिक एवं संगठनात्मक आधार हैं, इस आधार पर व्यक्ति और समाज दोनों का सर्वांगीण विकास किया जाता रहा है और समाज को एक संगठित बनाया गया है। इन आधारों पर समाज संगठन में बना रहे। इसी से स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज के कुछ ऐसे परंपरागत आधार रहे हैं जिन्होंने समाज में समन्वयकारी प्रवृत्तियों के विकास में योग दिया। मतलब समाज को समन्वय में रखा है, एक होकर के एकता के सूत्र में बांधा है। इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज समाप्त होता है। थैंक यू।